हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को हम पहले ही बता दिए थे कि यहाँ पर लुसेंट जीके का जो सीरीज चल रहा है 1000 का जीके जिसका, उस सीरीज के 5 पार्ट कंप्लीट होने के बाद आप लोगों से एक टेस्ट लिया जाएगा। ये आप लोग को पहले ही बता दिए थे और आज हम उसी टेस्ट को लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में हम आप लोग से टेस्ट लेंगे कि आपको कितना इसमें से याद होता है। तो इस वीडियो में टोटल हम जो कि 25 क्वेश्चन रखे हैं। आप किसी भी तरह का यूट्यूब आ गए हैं, चाहे व्हाट्सएप पर के माध्यम से या फिर आप यूट्यूब होम पेज या फिर यूट्यूब सर्च के माध्यम से किसी भी तरह से आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पर ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और ये 25 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होगा आपके सभी परीक्षाओं के लिए। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इसमें आप कितना सही कर पाते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे आप यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अलग अलग आंसर भी करिएगा। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। उस समय में आपको आंसर करना है। अगर आपको और भी समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्विज को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। इस समय में आपको आंसर अपना बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा कि घेंघा रोग जो कि किसकी कमी से होता है। आपको इसके लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। जो टाइम अब यहाँ पर चल रहा है इस टाइम पर आपको यहाँ पर सही आंसर कमेंट में बताना है। तो टाइम जो कि अब समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर याद रखिएगा कि घेंघा रोग जो कि किसकी कमी से होता है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आप आंसर अपना जरूर कीजिएगा प्रत्येक प्रश्न के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है। चलिए टाइमिंग आपका अब शुरू हो रहा है। तो समय अब समाप्त हुआ। याद रखिएगा कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। मुझे आशा करता हूँ कि आप यहाँ पर सही उत्तर कमेंट कर दिए होंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आप कमेंट किस तरीके से करना है, जैसे कि यहाँ मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप इस तरीके से कमेंट में लिख दीजिएगा। हम समझ जाएंगे अब इसका सही आंसर कर लिए है। और लास्ट में ये कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कितना इसमें आप सही कर पाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा कि 206 होती है। और अगर बात करें कि बच्चे के शरीर में, तो याद रखिएगा कि बच्चे के शरीर में जो कि यहाँ पर कुल 300 हड्डियाँ होती है, जो कि यहाँ पर व्यस्त होते होते हड्डियाँ जुड़ते जुड़ते 206 रह जाती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा सभी प्रश्न के उत्तर आप कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके सामने यहाँ पर है कि किस देश के जो कि स्थलीय सीमा जो कि सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, यानी कि कुछ देश की स्थलीय सीमा जो कि यहाँ पर सबसे अधिक देशों के साथ मिलती है। चलिए आपका समय अब शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो 5 सेकंड का समय समाप्त हुआ। याद रखिएगा कि वो कौन से देश है, तो वो चीन देश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कि चीन जो कि भारत के अलावा अन्य 13 देशों के साथ जो कि अपना सीमा साझा करती है। याद रखिएगा। और कुल अगर बात करें तो चीन की सीमा यानी कि कितने देशों के साथ सीमा इसकी सटती है, कि वो 14 देशों के साथ यहाँ पर चीन की सीमा जो कि यहाँ पर सकती है। और भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा मैकमोहन रेखा के नाम से। ये भी एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है वो उसे किस नाम से जानते हैं। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर सभी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कमेंट कीजिएगा। आपको जो टाइम मिलता है उस टाइम पर, अगर आपको और भी समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट की किस बात का सूचक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको जो टाइम मिल रहा है, अगर आपको और भी समय चाहिए तो आप मुझे कमेंट यानी कि इस वीडियो को रोक सकते हैं। तो समय आप लोगों का अब समाप्त हो गया है। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए याद रखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बैरोमीटर के पठन पाठन में तेजी से गिरावट किसका सूचक होता है, तो वो आंधी और तूफान का सूचक होता है। याद रखिएगा। और इसके यहाँ पर अगर इसका टाइम बढ़ जाता है, बैरोमीटर पठन पाठन जो कि तेजी से ऊपर उठ जाता है इसका, तो ये जो कि स्वच्छ मौसम का आभास दिलाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। आपको 5 सेकंड का समय मिलता है, आप सभी आंसर कीजिएगा। तो आई होप कि आप सभी आंसर कर दिए होंगे कमेंट में, और इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी अपना सोच लिए होंगे और कमेंट में लिख भी दिए होंगे। तो इसका राइट आंसर याद रखिए कि हो जाएगा थार रेगिस्तान, जिसको यहाँ पर मरुस्थल या फिर रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। तो थार रेगिस्तान ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिए कि ये राजस्थान राज्य में स्थित है। और अगर बात करें कि विश्व की सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो वो सहारा रेगिस्तान। याद रखिएगा सहारा रेगिस्तान जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर
सभी साथी कमेंट जरूर कीजिएगा क्वेश्चन के आंसर कि कौन सा आप आंसर अपना सेलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु जो कि बिजली का सबसे अच्छी सुचालक होती है, यानी कि कौन सी धातु जो कि बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है। टाइमिंग आपका अब शुरू हो रहा है। तो आई होप कि आप सभी आंसर कर दिए होंगे। इसका राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख दिया होगा। तो इसका राइट आंसर चलिए देख लेते हैं क्या है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन में हो जाएगा या चांदी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर याद रखिएगा कि बिजली की सबसे अच्छी यानी कि सुचालक धातु है, याद रखिएगा। लेकिन अभी अगर आपसे एग्जाम पूछे कि विद्युत में किसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, तो याद रखिएगा वो तांबा का उपयोग होता है। तांबा का उपयोग क्यों ज़्यादा होता है, देखिए चांदी काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, जिस वजह से तांबे का उपयोग किया यानी कि कॉपर का उपयोग किया जाता है वायर के लिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर सभी कमेंट जरूर लिखिएगा कि गोबर गैस में जो कि मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। सभी कमेंट कीजिएगा। टाइमिंग आपका अब शुरू हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी आंसर यहाँ पर कर दिए होंगे कमेंट में क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए यहाँ पर क्या याद रखिए कि गोबर गैस में जो कि मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो वो मीथेन पाया जाता है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि ये CH4 जो कि मीथेन का फार्मूला होता है। और इसका संरचना सूत्र कैसे बनता है, तो याद रखिएगा कि इसका इस तरीके से यहाँ पर जो कि संरचना सूत्र इसका बनता है, एक कार्बन बनता है CW यानी कि H4 यहाँ पर और C यहाँ पर कार्बन के 4 हाइड्रोजन, याद रखिएगा। इस तरीके यहाँ पर जो कि इसका संरचना सूत्र बनता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर सभी कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है और इसी 3 में यहाँ पर एक आंसर सही हो जाएगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और वहाँ पर नीचे यहाँ डी ऑप्शन जो कि यहाँ पर नीचे चला गया है, उसे भी हम दिखाएंगे। चलिए यहाँ पर टाइमिंग अब शुरू हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी यहाँ पर अपना आंसर कर दिए होंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य के नाम से किसे जानते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं, याद रखिएगा। और बात करें यहाँ पर लोकनायक की, तो याद रखिएगा लोकनायक किसे कहते हैं, तो ये जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। और अगर बात करें कायदे आजम का, तो याद रखिएगा कायदे आजम जो कि यहाँ पर भगत सिंह को कहा जाता है। और चलिए यहाँ पर डी ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन क्या है, तो डी ऑप्शन है यहाँ पर जो कि जननायक। तो जननायक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं। और ऐसे इन सभी को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ये सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो कि कितनी अवधि के लिए किया जाता है। टाइमिंग आपका अब शुरू हो रहा है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है, आप सभी कमेंट कर दिए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव जो कि 6 वर्षों के लिए होता है, याद रखिएगा। और अगर यहाँ पर बात करें लोकसभा के सदस्यों की, तो याद रखिएगा कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो कि 5 वर्षों का होता है। और अगर यहाँ पर बात करें इसकी यानी कि न्यूनतम आयु की, यानी कि इसका एज क्या होगा लोकसभा का और राज्यसभा का, तो याद रखिए राज्यसभा का जो न्यूनतम एज होता है वो होता है 30 वर्ष। और अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा का जो कि यहाँ पर 25 वर्ष, ये भी याद रखिएगा। और लोकसभा का कार्यकाल जो 5 वर्षों का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसे अच्छे तरीके से याद रखिएगा, काफ़ी लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर सभी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। आपको जो 5 सेकेंड मिलता है उस टाइम पर आप कमेंट ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपके सामने यहाँ पर है कि हमारे आकाशगंगा का नाम क्या है। टाइमिंग आपका अब शुरू हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी आंसर कर दिए होंगे इसका राइट आंसर कमेंट में। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ये दुग्ध मेखला या मिल्की वे हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारी आकाशगंगा का नाम है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर सभी क्वेश्चन नंबर 11 के लिए यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि हिंदी भाषा का जो कि पहला समाचार पत्र कौन सा है। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको टाइमिंग जो कि अब यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो आई होप कि आप सभी यहाँ पर कमेंट में आंसर ज़रूर लिख दिए होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा उदंत मारतंड। ऑप्शन नंबर B याद रखिए उदंत मारतंड, जो कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि इसका प्रकाशन जो कि 1826 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ से हुआ था, तो ये कोलकाता से हुआ था, याद रखिएगा। और ये एक प्रकार का जो कि साप्ताहिक यानी कि वीकली
न्यूज़पेपर था, याद रखिएगा। ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन 1826 ईस्वी में जो हुआ था और ये कलकत्ता में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर सभी क्वेश्चन नंबर 12 के लिए यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि तुलसीदास कृत यानी कि तुलसीदास के द्वारा जो कि रचना किया गया था वो रामचरितमानस जो कि हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई थी। सभी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टाइमिंग आपका अब शुरू हो रहा है कुछ 5 सेकेंड। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी आंसर कर दिए होंगे। इसका राइट आंसर कमेंट में याद रखिए तुलसीदास के द्वारा जो कि लिखा गया था रामचरितमानस। तो ये किस भाषा में लिखी गई थी। यहाँ पर देखिए इस अवधि यहाँ पर भी काफ़ी लोग यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट कर लिए होंगे जो कि यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है बताएंगे। देखिए यहाँ पर अवधि अगर हर्षिकार रहे तो इसका मतलब यहाँ पर जो कि समय हो जाता है, याद रखिएगा। इस अवधि का मतलब यहाँ पर समय हो जाता है जबकि इस अवधि का मतलब भाषा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जितने भी सिलेक्ट किए हैं यानी कमेंट किए हैं उनका आंसर राइट है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये अवधि भाषा जो कि ध्वद्र की कार्य वाला अवधि यहाँ पर सही है और हर्षी कार्य वाला का मतलब उसके समय हो जाता है अवधि का मतलब। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर सभी क्वेश्चन नंबर 13 के लिए यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। टाइमिंग आपका अब शुरू हो रहा है 5 सेकेंड का। तो 5 सेकंड कंप्लीट हो गए और मुझे उम्मीद है कि आप सभी आंसर कर दिए होंगे। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं। तो याद रखिएगा हरियाणा के राज्य कवि जो कि यहाँ पर उदय भानु हंस कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखिएगा जो कि यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर सभी क्वेश्चन नंबर 14 के लिए यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि ओलंपिक खेलों का आयोजन जो कि कितने वर्षों के बाद होता है। अभी जो कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 चला था जो कि 2000 हुआ तो ये एक्चुअली 2021 में है जबकि यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2020 के नाम से ये जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर कोरोना की वजह से जो कहा 2020 का टोक्यो ओलंपिक रोक दिया गया था और ये 2021 में हुआ है। चलिए टाइमिंग अब शुरू होता है। आपको आंसर बताना है इसका राइट आंसर कमेंट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आंसर कर दिए होंगे इसका राइट आंसर। तो याद रखिए ओलंपिक खेलों का आयोजन जो कि कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो ये 4 वर्षों के अंतराल पर जो कि प्रत्येक वर्ष होता है यानी कि 2020 में हुआ था। अब ये अगला 2024 में होगा। और टोक्यो जो कि सबसे यानी कि ओलंपिक खेल सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुआ था। तो याद रखिए ओलंपिक खेल कब हुआ था। तो ये ओलंपिक खेल जो शुरू हुआ था ये 1896 ईस्वी में ही हुआ था, याद रखिएगा। 1896 ईस्वी में जो कि सर्वप्रथम ओलंपिक खेल शुरू हुआ था, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर सभी क्वेश्चन नंबर 15 के लिए यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा जो कि यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है। तो टाइमिंग आपका अब शुरू हो रहा है 5 सेकेंड का। तो आई होप कि आप सभी आंसर कर दिए होंगे कमेंट में। इसका राइट आंसर याद रखिएगा कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है। तो वो गुर्दे को किया जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। और गुर्दा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो किडनी बोलते हैं, याद रखिएगा। किडनी को ही हिंदी में गुर्दा नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। सभी कमेंट कीजिएगा। टाइमिंग आपका अब शुरू हो रहा है। अगर आपको और भी समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं। तो याद रखिए टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था तो याद रखिएगा टेलीफोन का आविष्कार जो कि 2 जून 1875 ईस्वी को किया गया था, याद रखिएगा। 2 जून 1875 ईस्वी को जो कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर सभी कमेंट कीजिएगा कि प्रकाश की गति जो कि कितनी होती है। टाइमिंग आपका अब शुरू हो रहा है। तो आई होप कि आप सभी कमेंट कर दिए होंगे। और आपको और भी समझ चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा याद रखिएगा कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड जो कि प्रकाश की गति हो जाएगी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर कि पृथ्वी जो कि सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया था। सभी कमेंट कीजिएगा। टाइमिंग आपका अब शुरू हो रहा है। तो याद रखिए पृथ्वी जो कि सूर्य का चक्कर लगाती है तो ये कितने यानी किसने सबसे प्रथम बताया था। तो ये कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर सभी क्वेश्चन नंबर 18 के लिए यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि प्रसिद्ध झंडा गीत जो कि झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यार, आप तो सुने ही होंगे।
तो इसकी रचना किसने की थी? सभी कमेंट में लिखिएगा। ये आप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर करेंगे। वही हमारा राष्ट्रीय, जो यहाँ पर राष्ट्रीय झंडा गीत है और आप सभी को पता होना चाहिए। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। टाइमिंग आपका जो कि 5 सेकंड का शुरू होता है अब। तो याद रखिएगा, हमारा जो कि प्रसिद्ध झंडा गीत है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये श्यामालाल पार्षद गुप्त के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखिएगा, जो कि इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर सभी कमेंट कीजिएगा कि विश्व में जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? सभी कमेंट कीजिएगा। टाइमिंग आपका अब शुरू हो रहा है। इस टाइम पर आप आंसर कीजिएगा। अगर आपको और भी समय चाहिए, वीडियो को रोक सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी आंसर कर दिए होंगे। विश्व की माउंट एवरेस्ट पर जो कि चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी कौन? तो जुनको तबाई थी। याद रखिए, जुनको तबाई। और कब चढ़ी थी? और ये कहाँ की थी? तो याद रखिएगा कि जापान की थी। और ये कब चढ़ी थी? तो याद रखिएगा कि ये 16 मई 1975 ईस्वी को जो कि यहाँ पर चढ़ी थी। याद रखिए, माउंट एवरेस्ट पर। ये भी याद रखिएगा कि 16 मई 1975 को इन्होंने सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और ये कहाँ की थी? जुनको तबाई थी, जापान की थी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर सभी कमेंट कीजिएगा कि पीलिया जो कि किस अंग का रोग है, यानी कि किस अंग को प्रभावित करता है ये रोग? सभी कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा कि पीलिया किस अंग का रोग है। टाइमिंग आपका अब चल रहा है यहाँ पर। तो आई होप कि आप सभी यहाँ पर आंसर कर दिए होंगे। इसका राइट आंसर याद रखिए कि पीलिया जो कि किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये जो प्रभावित करता है वो करता है यकृत या लीवर को। या हिंदी में इसे यकृत बोलते हैं और इंग्लिश में इसे ही लीवर के नाम से जानते हैं। तो ये अभी यहाँ पर जो भी ऑप्शन रहे, आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं करना है और सही आंसर ऑप्शन एग्जाम में लगाना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर कि क्लोरोफिल का जो कि खनिज घटक क्या है? सभी कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए टाइमिंग आपका अब शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन नंबर 21 के लिए क्योंकि यहाँ पर कमेंट उम्मीद तक कर दिए होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 के यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था क्या कि मैग्नीशियम हो जाएगा। क्लोरोफिल का जो कि खनिज घटक क्या है? तो ये मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर सभी कमेंट कीजिएगा कि एलपीजी गैस में क्या होता है? ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा और इसका राइट आंसर हम जो कई बार बता भी चुके हैं, फिर आज बताएंगे। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। टाइमिंग आपका आप शुरू हो रहा है। तो आई होप कि आप सभी कमेंट कर दिए होंगे कि एलपीजी में गैस, यानी कि एलपीजी में जो कि गैस में क्या होता है? तो याद रखिए कि एलपीजी में गैस में क्या होता है? तो ये ब्यूटेन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि एलपीजी का फुल फॉर्म होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर सभी कमेंट कीजिएगा कि किसने जो कि सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? सभी साथी कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। टाइमिंग आपका अब शुरू हो रहा है। तो आई होप कि आप सभी आंसर कर दिए होंगे कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख पढ़े हैं। तो याद किया कि ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो कि अशोक का सर्वप्रथम अभिलेख पढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर सभी कमेंट कीजिएगा कि किस जो कि बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? सभी कमेंट कीजिएगा कि किस बौद्ध भिक्षु ने जो कि बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने जो कि बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। टाइमिंग आपका अब चल रहा है। तो जो भी साथी क्वेश्चन नंबर 24 के लिए यहाँ पर कमेंट कर दिए हैं, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा कमेंट किया ऑप्शन नंबर बी उनका आंसर राइट हो जाएगा। ये उपगुप्त के प्रभाव में आकर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर सभी कमेंट कीजिएगा। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि भारत कोकिला कौन कहलाती है? सभी कमेंट में जरूर कीजिएगा। टाइमिंग आपका अब शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। तो आई होप कि आप सभी अपना आंसर कर दिया होंगे कमेंट बॉक्स में कि भारत कोकिला किसे कहते हैं। तो याद रखिए कि सरोजिनी नायडू को जो कि भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। और अगर यहाँ पर बात करें कि स्वर कोकिला के नाम से, तो याद रखिए कि लता मंगेशकर जो कि यहाँ पर स्वर कोकिला के नाम से विख्यात है।
तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और ये क्विज़ देखकर आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो इस क्विज़ में आप कितना यानी कि 25 क्वेश्चन आप कितना सही कर पाए हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मेरा टारगेट था कि आप सभी का कम से कम जो कि 15 क्वेश्चन सही होना ही चाहिए 25 में। तो आप कितना इसमें सही कर पाए हैं? अगर कम भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका सही इससे ज़्यादा भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर 25 में 25 भी सही हुआ तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इस वीडियो में आप कितना सही हुआ होगा। मुझे लगता है कि आप यहाँ पर सभी जो कि 20 प्लस ही सही किए होंगे जो इन 5 पार्टों को देखे होंगे। और अगर आप इन 5 पार्टों को नहीं देखे होंगे यानी कि पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 पार्टों को आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप पहले इन 5 पार्टों को देख लीजिएगा जो कि लुसेंट पर आधारित क्वेश्चन है और ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्लास यहाँ पर जो कि रात 8 बजे से जो कि लाइव क्लास होगा, तो इस टाइम पर आप लाइव क्लास से ज़रूर जुड़िएगा और अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर करिएगा और उन्हें भी इस चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।